आइए अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार को कि ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को देखेंगे तो आपको 3 प्रकार का ज्वालामुखी मिलता है: जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। इसके बाद दूसरा आता है दरारी उद्भेदन। जो दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गारित होता है उसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहेंगे। तीसरा होता है केंद्रीय उद्गार के आधार पर, ऐसे ज्वालामुखी जो केंद्र के आधार पर से ही उद्गारित होते हैं। इसमें 5 प्रकार के आते हैं। पहला आता है पिलियन तुल्य उद्गार वाले ज्वालामुखी। दूसरा आता है वेसुवियस तुल्य उद्गार वाले ज्वालामुखी। तीसरा आता है वाल्कनियन तुल्य उद्गार वाले ज्वालामुखी। चौथा आता है स्ट्राम्बोलियन तुल्य उद्गार वाले ज्वालामुखी। और पांचवा आता है हवाई तुल्य उद्गार वाले ज्वालामुखी। ये सभी ज्वालामुखी केंद्र के साथ उद्गारित होते हैं। इनका एक केंद्र होता है, वहीं से उद्गारित होते रहते हैं। आगे क्रियाशीलता के आधार पर जो 3 ज्वालामुखी हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, इसे हम विस्तृत देखते हैं। जागृत ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं और सुषुप्त ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसी तरह शांत ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। आइए पहले को देखते हैं, जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। जागृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से मैग्मा, धूलकण, लावा, विखंडित पदार्थ, धुआं इत्यादि सदैव निकलते रहते हैं, उसे जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसी तरह दूसरा आता है, इसके उदाहरण को थोड़ा देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, कौन सा ज्वालामुखी है? इटली का एटना और स्ट्राम्बोलियन, ये दोनों इटली में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जागृत ज्वालामुखी है। और हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी पाया जाता है, मोना लोआ, ये ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे दूसरा आता है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, यानी उद्गारित होता है उसके बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। उसमें पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, किंतु अचानक उसमें विस्फोट या शांत उद्भेदन होता है और इससे अपार धनजन की हानि होती है। ऐसे ज्वालामुखी को सुषुप्त या सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी के उद्गार का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है उद्गारित होने का, ये कभी भी उद्गारित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो इंडोनेशिया के सिनाका ज्वालामुखी और क्राकाटोआ ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। और इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी भी सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। आगे है तीसरा शांत या मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तथा उसके मुख में जल इत्यादि भर जाता है, जिससे झीलों का निर्माण होता है, उसमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं होती है। इतिहास की दृष्टि से ऐसे ज्वालामुखी लंबे समय से उद्गार भी नहीं हुए हैं। ऐसे ज्वालामुखी को शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, ऐसा ज्वालामुखी आज तक के इतिहास में दोबारा उद्गारित नहीं होता है और ऐसे ज्वालामुखी को ही शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो ईरान के देवबंद और कोह सुल्तान, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी तथा अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम देखते हैं ज्वालामुखी आने के कौन कौन से कारण हैं। पहला होता है प्लेट विवर्तन की, दूसरा होता है भूगर्भ में ताप का अधिक होना है, तीसरा होता है गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति, और चौथा है लावा का बाहर तथा ऊपर की ओर प्रवाहित होना, और पांचवा है दरारी उद्गार की बनावट। ठीक, यह ज्वालामुखी आने के प्रमुख कारण हैं। आइए अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी से उत्पन्न स्थल रूप। ज्वालामुखी से उत्पन्न कौन कौन से स्थलाकृति होती हैं या कौन कौन से स्थल रूप हैं। इसमें 2 प्रकार का स्थल रूप बनते हैं। पहले बनता है बाह्य स्थल रूप जो बाहर बनता है ज्वालामुखी के, दूसरा बनता है आंतरिक स्थल रूप जो
ज्वालामुखी के अंदर बनता है। बाह्य स्थल रूप में देखेंगे तो पहला आता है ज्वालामुखी शंकु, दूसरा होता है पैठिक लावा शंकु, तीसरा होता है अम्लीय शंकु, चौथा होता है मिश्रित शंकु, पांचवा होता है परिपोषित शंकु, छठवां होता है गुंबदाकार शंकु, सातवां होता है गियो शंकु और आठवां होता है सिंडा शंकु। इसी तरह आंतरिक स्थल रूप में देखेंगे तो कौन कौन सा स्थल रूप होते हैं। पहला होता है बैथोलिथ, दूसरा होता है लाइकोलिथ, तीसरा फैकोलिथ, चौथा लिपोलिथ, पांचवा सील होता है, फिर छठवां डाइक होता है, सातवां स्टाक होता है, आठवां ज्वालामुखी मुख होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल रूप ज्वालामुखी के बाहर और अंदर बनते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रभाव, यानी ज्वालामुखी से क्या लाभ है और ज्वालामुखी से क्या हानि है। तो ज्वालामुखी के प्रभाव को देखेंगे तो दो प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा ज्वालामुखी के द्वारा। पहला मिलता है लाभकारी प्रभाव, इससे कौन कौन से लाभ होते हैं। दूसरा होता है विनाशकारी प्रभाव, क्या विनाश होता है। लाभकारी प्रभाव में आपको ज्वालामुखी के द्वारा कौन सा लाभ होता है, तो झीलों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, पदार्थों की प्राप्ति होती है, लावा की उपजाऊ मिट्टी मिलती है, गर्म पानी के सोते मिलते हैं। और हानि की बात करेंगे कि कौन कौन सा विनाश करता है या कौन कौन सी हानि होती है। तो अपार धन जन की हानि होती है, मकान नष्ट हो जाते हैं, नगरों का विनाश हो जाता है, जहरीले गैस की उत्पत्ति होती है, जीव जंतुओं की कमी होने लगती है, झीलें टूटने से बाढ़ आ जाती है, या ज्वालामुखी अचानक उद्गारित हो जाने से आग भी लग जाता है। तो यह ज्वालामुखी से लाभ और हानि था।